नमस्कार भाई। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने राजगुरु यूट्यूब चैनल पे। आज करेंगे भी हम मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बारे में देखते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन कर करके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। पहला क्वेश्चन है भी, निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु क्या हो गया भी? वायरस। तो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? बताओ। हैजा, मलेरिया, पोलियो या इनमें से सभी? तो देखो, विषाणु जनित रोग, विषाणु ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो जीवाणु हैं या कवक वगैरह है वो थोड़े कम खतरनाक होते हैं। तो इसमें से अगर बात करें हम हैजा की, हैजा कौन से तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है भी? ये हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है भी। यकृत है वो इसमें इन्फेक्टेड होता है। तो हैजा जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है भी? जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। कौन से अंग को प्रभावित करता है? कौन से अंग को प्रभावित करेगा भी? यकृत को। दूसरा देखते हैं भी, मलेरिया। मलेरिया रोग किस जीव के द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जीव के बारे में ध्यान में रखो भी, कौन से रोग के कारण होता है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं भी। एक तो कौन से जीव के कारण फैलता है, तो उसमें पूछा जाएगा कारक कि मलेरिया जीव का कारक क्या है। दूसरा इसमें पूछा जाता है मलेरिया जीव का वाहक क्या है। वाहक होता है भी उसको ले जाने वाला। तो मलेरिया रोग किस जीव के कारण फैलता है भी? परजीवी के कारण। परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर लिखा हुआ मिले तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा। तो प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला रोग है। इसमें उसका भी जिक्र कर लेते हैं भी। इसका वाहक, वाहक कौन होता है भी इसका? मच्छर। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। मच्छर का नाम भी पता होगा, क्या नाम है? उसके बाद है भी पोलियो। पोलियो रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है भी, कौन से अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है भी। किसके द्वारा होने वाला रोग है? पोलियो रोग विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है भी। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। उनकी खासियत क्या रहती है भी? उनको ट्रीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि कुछ रोग हैं उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इजीली, लेकिन जो खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे हम बात करें एड्स की, HIV एड्स है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, लेकिन उसका जो इलाज है वो प्रॉपर इलाज अभी पॉसिबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन बच गया भी इनमें से सभी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। तो निम्नांकित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? कौन सा हो जाएगा भी? पोलियो। कौन से अंग को प्रभावित करता है भी? हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो क्लियर है भी, इस चीज को ध्यान में रखेंगे भी। मलेरिया रोग कारक अलग है इसका और वाहक अलग है। कारक कौन है भी इसका? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन में अगर प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम करेंगे और परजीवी है तो परजीवी कर देंगे। वाहक कौन है इसका? मच्छर। मच्छर कौन सा है भी? मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज भी बोलते हैं इंग्लिश में जिसको। क्लियर है भी? अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। अगला क्वेश्चन है संक्रमित पेयजल। संक्रमित पेयजल का मतलब हो गया भी पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है? तो देखो, पोल्यूटेड वाटर से फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, मियादी बुखार या टाइफाइड, फाइलेरिया या काला ज्वर? कौन सा रोग संक्रमित पेयजल से फैलता है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग बताओ भी। तो देखो, इसमें बात की थी भी हमने मलेरिया की। तो मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? कौन है इसका वाहक? मच्छर। होता किसके द्वारा है? परजीवी के द्वारा। तो दूषित जल या संक्रमित पेयजल से, पीने वाले जल से नहीं फैलेगा भी ये। जो जल हम पीते हैं उसके द्वारा शरीर में नहीं जाएगा। जब मच्छर काटता है तो मच्छर के काटने से हमारे रक्त में संचारित होगा मियादी बुखार या टाइफाइड। मियादी बुखार या टाइफाइड है वो संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है भी। उसके बाद आ जाता है भी फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया
जीवाणु है भी, इससे रोग होता है हाथी पांव, जो मनुष्य में फैलने वाला काफी कॉमन रोग है। काला ज्वर, काला ज्वर किसके द्वारा फैलता है भी? काला ज्वर फैलता है प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का अगर नाम दिया है ऑप्शन में तो नाम भी बोल सकते हैं हम, लेशमानिया। लेशमेनिया भी बोलते हैं, लेशमानिया भी बोलते हैं। तो देखो इसमें संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? मियादी बुखार या टाइफाइड। टाइफाइड रोग किसके द्वारा फैलता है? संक्रमित पेयजल, जो दूषित जल से फैलने वाला रोग। मियादी बुखार, टाइफाइड हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? कौन से अंग को प्रभावित करता है भी? यकृत को। उसके बारे में बता दिया मैंने। मलेरिया मच्छर से फैलने वाला रोग है। रोग कारक का नाम क्या है? परजीवी। फाइलेरिया, फाइलेरिया जीवाणु है। क्या रोग करता है भी? हाथी पांव, या इसको बोलते हैं एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस रोग फैलता है, हाथी पांव जिसको बोलते हैं। काला ज्वर, काला ज्वर बता दिया प्रोटोजोआ के द्वारा। लेशमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। इसमें ध्यान में रखेंगे भी कौन से अंग को प्रभावित करता है और कौन सा जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि? कृमि क्या होते हैं अभी? जो शरीर के अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कृमि। जैसे राउंड वॉर्म्स हो गए, राउंड वॉर्म्स, पेट के कीड़े, गोल कृमि बोलते हैं जिनको। तो डेंगू बुखार किसके कारण होता है? देखो, जीवाणु, जीवाणु के कारण होने वाला है, विषाणु के कारण होने वाला है, या प्रोटोजोआ के कारण? तो डेंगू बुखार है किसके कारण होता है भी? विषाणु के कारण फैलने वाला रोग। अब इसमें पूछा जा सकता है भी डेंगू वायरस के विषाणु का नाम क्या है? तो नाम अगर पूछा जाए तो उसमें बताएंगे हम डेन वी। डेन वी बन गया भी, डी से डेंगू और वी से वायरस। तो इस वायरस का नाम क्या है? डेन वी। इसको ध्यान में रखेंगे भी। अब फिर इसमें आ जाता है भी डेंगू बुखार। एक पहली बात तो होगी डेंगू बुखार का कारक, कारण किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण। दूसरा हो जाता है भी इसमें वाहक, इस वायरस को शरीर के अंदर तक लेके कौन जाएगा? तो इस वाहक भी कौन है इसका? मच्छर। जैसे मलेरिया को मच्छर फैलाता है, उसी तरीके से डेंगू है वो भी किसके द्वारा फैलता है भी? मच्छर के द्वारा। मच्छर का नाम क्या है भी? एडिस। एडिस मच्छर विषाणु फैला, ये डेंगू बुखार के लिए उत्तरदायी है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा या एलाइजा जिसको बोलते हैं जांच करनी चाहिए? तो एलाइजा के बारे में बात करेंगे भी। एलाइजा क्या है, किस रोग के बारे में होता है? मलेरिया, मियादी बुखार या टाइफाइड, HIV एड्स, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो भी इनके सभी के टेस्ट देख लेते हैं एक बार। एलाइजा, मलेरिया, मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, या मलेरिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है भी? कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट, कि ब्लड में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको काउंट करके पता लगाया जाता है भी कौन सी चीज़ की मात्रा है वो कम हो रही है, कौन सी चीज़ की मात्रा बढ़ रही है, उसके आधार पे मलेरिया का पता लगाते हैं। तो मलेरिया के टेस्ट का नाम क्या हो गया भी? कंप्लीट ब्लड टेस्ट। दूसरा है मियादी बुखार या टाइफाइड, सभी जानते हैं हम। टाइफाइड के लिए टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किया जाता है। तीसरा बच गया भी HIV एड्स। HIV एड्स के हेतु किस चीज, कौन सी जांच की जाती है भी? एलाइजा। देखो, HIV एड्स की जांच के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं भी। 2 हैं वो, पहला तो हो गया जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया है एलाइजा, और दूसरा है रिया। तो 2 टेस्ट हैं जो HIV एड्स के लिए किए जाते हैं। एलाइजा की अगर फुल फॉर्म की बात करें हम तो इसमें हो जाता है भी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे।
एंजाइम लिंक्ड, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है भी कई बार, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। दूसरा है भी रिया, रेडियो इम्यूनो एसे। एक मिनट भाई, तो देखो भी एड्स के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं भाई। दो टेस्ट कौन कौन से हैं? एलाइजा और रिया। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होगी भी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। दूसरा है रिया, रेडियो इम्यूनो एसे। तो एंजाइम लिंक्ड कुछ टेक्निक है जिसमें वायरस का पता लगाया जाता है। टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा है? विडाल टेस्ट। मलेरिया के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह सभी को काउंट करके उसमें पता लगाया जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। इनमें टेस्ट का नाम ध्यान में रखना है भी, कौन सा टेस्ट किया जाता है इसमें। वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? तो वायरस के कोर में इनमें से क्या चीज पाई जाती है? डीएनए, आरएनए, दोनों में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, दोनों पाए जाते हैं या कोई एक पाया जाता है? तो देखो भी, सबसे पहले तो बात करेंगे हम, वायरस है वो जीवित है या मृत। वायरस जीवित होता है या मृत होता है भी? तो हम में से ज्यादातर को नहीं पता होगा भी। वायरस है वो वायरस अकोशिकीय होता है भी, अकोशिकीय जीव, या इस इंग्लिश में बोलते हैं भी इसको ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब हो गया भी इसमें कोशिका का अभाव होता है भी। वायरस में किस चीज का अभाव होता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वायरस में किस चीज का अभाव होता है? तो किस चीज का अभाव रहेगा? कोशिका का, या सेल अब्सेंट रहेगी उसमें। दूसरी बात करते हैं भी, कोशिका का अभाव होने का मतलब क्या हो गया भी? उसमें ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ना उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। कोशिका, इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था, कोशिका के तीन भाग होते हैं भी। कोशिका के तीन भाग कौन कौन से हो गए? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा भाग था उसका साइटोप्लाज्म, और तीसरा भाग था उसका न्यूक्लियस। तो इसके बारे में बताया था भी मैंने। सबसे बाहर एक दीवार पाई जाती है जो अंदर के साइटोप्लाज्म को बाहर फैलने से रोकती है, तो वो इसमें एब्सेंट है। दूसरा साइटोप्लाज्म, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाते हैं या कोशिकांग पाए जाते हैं, वो भी इसमें एब्सेंट है। तीसरी चीज होती है भाई कोशिका में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए या आरएनए पाया जाता है भी। डीएनए पाया जाता है जो एक मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड रहता है। लेकिन वायरस में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट रहेगी भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट रहती है, तो ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है इसमें। तो अब देखते हैं भी वायरस को अकोशिकीय क्यों बोलते हैं। तो देखो, कोशिका की तीन चीजें हैं मेन, उसमें से दो इसमें एब्सेंट है। तीसरी चीज है वो आधी अधूरी प्रेजेंट है। वो भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है भी? या तो डीएनए की फॉर्म में या आरएनए की फॉर्म में। दूसरी बात, जीवित है या मृत है? जीवित तो तब होगा भी जब किसी कोशिका के अंदर चला जाएगा। जब किसी जीवित कोशिका के अंदर एंटर कर जाएगा वायरस का डीएनए या आरएनए, तो वो कैसा रहेगा? मृत। जीवित। मृत कब रहेगा भी? जब कोशिका के बाहर रहेगा। जब तक जीवित कोशिका से बाहर है तब तक कैसा रहेगा? मृत। जब जीवित कोशिका के अंदर चला जाएगा तो कैसा रहेगा? जीवित। तो देखो, इसके बारे में बात कर ली हमने। वायरस किस प्रकार का जीव है भी? अकोशिकीय या एसेलुलर। जीवित कोशिका के अंदर रहेगा तो जीवित, बाहर रहेगा तो मृत। तो अब बात करते हैं भी वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। तो डीएनए, आरएनए दोनों पाए जाते हैं या इनमें से कोई नहीं पाया जाता? तो देखो, वायरस के कोर में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं भी। लेकिन यहाँ पे इस चीज का ध्यान में रखना है, एक ही वायरस में दोनों कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे भी। बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन सेम वायरस, इन सेम वायरस। ध्यान में रखना भी इस बात को। पाए तो दोनों जाते हैं वायरस के कोर में, लेकिन
दोनों एक वायरस में नहीं पाए जाएंगे। वायरस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं डीएनए वायरस और दूसरे होते हैं आरएनए वायरस। आरएनए वायरस को क्या बोला जाता है अभी? रेट्रो वायरसेज। अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अभी, डीएनए वायरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं या आरएनए वायरस? तो जो रेट्रो वायरस हैं, आरएनए वायरस हैं, वो दोनों ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अभी डीएनए वायरस थोड़े कम खतरनाक होते हैं। तो इसमें देखो, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? तो अगर एक ही वायरस में पूछा है तो एक ही वायरस में तो एक चीज आएगी, और अगर सभी वायरसेस की बात करें तो इनमें दोनों पाए जाएंगे। एक वायरस या तो ओनली एक वायरस की बात कर रहे हैं तो या तो उसमें डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। दोनों ही काफी खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बारे में तो हमें पता है, जो कोरोना वाली महामारी फैली है किसके कारण फैली है? वायरस के कारण। तो वायरस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से शरीर के अंगों को प्रभावित करता है, उससे हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं उस प्रोसेस को। तो इसमें जो ध्यान में रखने की बात है वो ये है अभी, डीएनए और आरएनए वायरस दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। एक वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों कभी भी नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? इससे थोड़ी देर पहले ही बात की थी भाई हमने। पहले क्वेश्चन में आया था चीसी मक्खी, मच्छर, प्रदूषित वायु या इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू का विस्तारण किसके द्वारा होता है? तो डेंगू का विस्तारण किसके विस्तारण की बात कर रहे थे, किसके बारे में पूछ रहे हैं अभी? ये वाघ के बारे में। तो वाघ की बात की थी हमने अभी। कौन से उसके वाघ है इसका? मच्छर। मच्छर का नाम क्या था भी? एडिस। एडिस मॉस्किटो। अब बात करते हैं भी, जो हमारा पहला ऑप्शन है चीसी मक्खी। चीसी मक्खी की सबसे पहले तो चीसी मक्खी की स्पेलिंग ध्यान में रखो भी। स्पेलिंग क्या है? TSE TSE। चिटसी बोल देते हैं इसको, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है भी? चीसी मक्खी। चीसी मक्खी से कौन सा रोग फैलता है? तो चीसी मक्खी से जो रोग फैलता है वो है भी स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, हिंदी में बोलेंगे इसको सोने की बीमारी। नींद ज्यादा आएगी भी अगर चीसी मक्खी कोई परजीवी है जो हमारे शरीर के अंदर छोड़ देगी तो नींद ज्यादा आती है। उसको क्या बोलते हैं भी? डिसऑर्डर को स्लीपिंग सिकनेस। किसके द्वारा फैलाया जाता है? चीसी मक्खी के द्वारा। चीसी मक्खी कौन से परजीवी को शरीर में छोड़ती है? तो वो है भी ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा एक परजीवी है जो जब चीसी मक्खी इंसान को काटती है तो उसके शरीर में या उसके ब्लड में उसको छोड़ देती है। क्लियर है अभी? चीसी मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? सोने की बीमारी। चीसी मक्खी कौन से परजीवी को हमारे शरीर में फैलाती है? ट्रिप्नोसोमा। या स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का कारण क्या है? कारक क्या है? ट्रिप्नोसोमा। और चीसी बीमारी का वाहक कौन है? तो चीसी मक्खी। डेंगू का विस्तारण या डेंगू का वाहक कौन है? मच्छर। और डेंगू किसके द्वारा होता है भी? वायरस के द्वारा। वायरस का नाम अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डेन वी। डेन है डेंगू से और वी है वायरस से। क्लियर है भी? प्रदूषित वायु। प्रदूषित वायु से कौन से रोग होंगे भी? श्वास संबंधी रोग, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड रोग होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखो भी, इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा कौन सी बीमारी को बोलते हैं? साधारण जुकाम। साधारण जुकाम किसके द्वारा होता है भी? साधारण जुकाम किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? इन्फोवायरस, मिक्सोवायरस, हर्पीज वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई एक बार, जो साधारण जुकाम है वो बीमारी किसके कारण होती है? इन्फो, मिक्सो, हर्पीज वायरस। कौन सा वायरस फैलाता है इसको? तो ये बीमारी होती है भी इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा साधारण जुकाम किसके कारण होता है भी? मिक्सो वायरस के कारण।
इसके बारे में और थोड़ा बता देते हैं, इसके बारे में पता होगा। जो इन्फ्लुएंजा फैलाने वाले वायरस हैं वो कितने टाइप के होते हैं अभी? दो टाइप के। दो टाइप के कैसे हैं? एक की वैलिडिटी 3 दिन की होती है और दूसरे की वैलिडिटी होती है 5 दिन की भी, 5 डेज। तो वायरस हैं, दोनों ज़्यादा खतरनाक प्रवृत्ति के नहीं हैं। जो श्वास कौन से तंत्र को प्रभावित करते हैं अभी? ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर का कारक है, कैंसर किसके कारण होता है? तो देखो भाई, ओंकोजीन्स, अर्बुदीय विषाणु, ओंकोजीन्स तथा अर्बुदीय विषाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में हमें अच्छे से पता होगा भी। जो कैंसर की स्टडी है, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है भी? क्या बोलते हैं कौन कैंसर के अध्ययन को? ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी। तो इसके नाम से ध्यान में रख लो भी, ओंकोलॉजी। तो इससे ध्यान में रखेंगे कौन से जीन्स के कारण फैलता है? ओंको जीन्स के कारण। जीन्स हैं जो सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, क्या नाम है इनका? ओंको जीन्स। कैंसर किसके कारण होता है? कैंसर का कारक है ओंको जीन्स। ओंको जीन्स कोशिका में बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन हो जाती है भी? कैंसर की। कैंसर क्या है भी? किस कंडीशन को कैंसर बोलते हैं भी? ये हमने पढ़ा है, क्लासेज में पढ़ा है, अब कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी पढ़ा है कि हमारी सेल्स हैं वो डिवाइड करती रहती हैं भी। सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा होगा, कोशिका विभाजन, कि हमारी कोशिकाएं एक निश्चित दर से विभाजित होती रहती हैं। लेकिन जब ओंकोजीन्स या कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स या कुछ हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनके कांटेक्ट में हम आते हैं, तो जो हमारे जीन्स में कुछ बदलाव हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन, जीन्स में बदलाव होने को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हो जाएगी तो वो सेल डिवीजन की जो नॉर्मल दर थी वो दर क्या होती है भी? बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी तो क्या होगा? कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू होंगी तो क्या, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अभी? उस कंडीशन को बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर का कारक क्या है भी? ओंकोजीन्स। ओंकोजीन्स किस चीज के कारण प्रोड्यूस होते हैं? या तो शरीर में कोई, या तो कोशिका के अंदर कोई खतरनाक केमिकल एंटर कर जाता है, या हम कोई जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं तो जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है भी। खतरनाक केमिकल और खतरनाक रेडिएशन दोनों ही क्या कर देती हैं? जीन में म्यूटेशन कर देंगे। म्यूटेशन के कारण कोशिका दर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। असंख्य या अनियंत्रित कोशिकाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, हील पांव या हाथी पांव रोग का रोगाणु है? स्टार्टिंग में बात की थी भी हमने, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था। तो इसमें देखते हैं, वुचेरिया, एस्केरिस, टीनिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में बता दिया था भी तुम्हें। हील पांव या हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? वुचेरिया ब्रोंकोप्टी के कारण होता। इस रोग का वह कौन है? ये तो हो गया भी इसका कारक, ये तो हो गया इसका कारक। हील पांव का कारक कौन है? फिर दूसरे बात में पूछ सकता है भी इसका वह कौन है? तो फील पांव या हाथी पांव रोग का रोगाणु, रोगाणु का मतलब रोग फैलाने वाला जीव कौन सा है? वुचेरिया ब्रोंकोप्टी। इसका वह कौन है भी? मच्छर। किसके द्वारा फैलता है भी ये? मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। आयरन, आयरन क्या होता है? लोहा। लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा भी? टीबी, मधुमेह, अनीमिया, या उच्च रक्तचाप। तो देखो भी इसमें कौन सा रोग हो जाता है? सब इन सभी रोगों के बारे में बात कर लेते हैं भी। टीबी, टीबी की फुल फॉर्म क्या है भी? ट्यूबरकोलोसिस। ट्यूबरकोलोसिस, ट्यूबरकोलोसिस रोग किसके कारण होता है भी? जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है। कौन से तंत्र को प्रभावित करता है भी ये? हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। रक्त में आयरन की कमी से नहीं होता। दूसरा रोग है भी मधुमेह। मधुमेह को बोलते हैं इंग्लिश में डायबिटीज, या कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं भी हम शुगर।
शुगर की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज बीमारी में क्या होता है अभी, जो हमारे रक्त में नॉर्मल ग्लूकोज की मात्रा है वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। एक लेवल होता है, उतने लेवल तक होनी चाहिए, लेकिन उसमें बढ़ जाता है। तो मधुमेह रोग का कारण क्या होता है अभी, मधुमेह रोग किसके कारण होता है अभी, मधुमेह रोग हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है अभी जिसको बोलते हैं हम इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन अगर शरीर में बनना बंद हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है भी ब्लड शुगर को या ब्लड ग्लूकोज को। ग्लूकोज को ही क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को ही शुगर बोलते हैं भी। तो जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भी हम, डायबिटीज या मधुमेह। तो ये भी आयरन की कमी से होने वाला रोग नहीं है। उसके बाद देखते हैं भी हम अनीमिया। अनीमिया को क्या बोलते हैं भी, रक्त की कमी। अनीमिया, अनीमिया रोग को क्या बोलते हैं, रक्त की कमी। रक्त की कमी का मतलब है भी हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी, अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भी, अनीमिया। हीमोग्लोबिन किस चीज से, हीमोग्लोबिन किस चीज से बनता है भी, आयरन से। हीमोग्लोबिन में किस चीज की मात्रा होती है, आयरन की। तो देखो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, आयरन से। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा भी, अनीमिया। क्लियर है भी। उसके बाद बात कर लेते हैं भी उच्च रक्तचाप के बारे में। उच्च रक्तचाप क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जिसको बोलते हैं। हाई बीपी के 3 या 4 रीजन होते हैं भी। हाई बीपी के 3 या 4 रीजन कौन से हैं, एक तो सबसे पहले कंट्रोल करता है भी इसको एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्रंथि। दूसरा जो हमारा रक्तचाप है उसको कंट्रोल करता है भी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा होगा। तीसरा चीज है भी ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। मोटापा बढ़ेगा तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी तो रक्तवाहिनियों को क्या करती है वो, रक्तवाहिनियों की दीवार के अंदर जमता चला जाता है भी। रक्तवाहिनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता चला जाएगा तो रक्त के जाने के लिए स्पेस कम हो जाएगा तो उसका प्रेशर क्या है, बढ़ जाता है। मोटापा, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ये 3 इसके कारण है भी जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है भी जिस हार्मोन को बोलते हैं भी हार्मोन ऑफ फ्लाइट या करो या मरो हार्मोन। क्या नाम है भी उस हार्मोन का, जानते होंगे उस हार्मोन के बारे में, तो एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन है वो किस चीज को कंट्रोल करता है भी, हाई ब्लड प्रेशर को। तो देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है भी, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन। या दूसरा नाम क्या है इसका, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको भी, करो या मरो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन। अब बात आ जाएगी भी इसको करो या मरो हार्मोन क्यों बोलते हैं। करो या मरो हार्मोन इसलिए बोलते हैं भी क्योंकि ये हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, वो कब पैदा होता है भी, डर के समय। कब बनता है एड्रेनलिन हार्मोन, डर के समय।